अच्छा, कर्नल टीपी त्यागी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई मीडिएटर हो तो सॉल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि जिस तरह की अभी स्थिति है, वो कहावत आपने सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। और अगर यहाँ आपसी बातचीत के जरिए कोई मसला सुलझता भी है, कोई बात बनती भी है, तो सबसे पहले तो सुलझानी होगी गाजा में युद्ध को रोकना पड़ेगा, वहाँ शांति को लेकर बात करनी होगी, फिर जाकर ईरान और इजराइल के बीच की टक्कर कुछ सुधरेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये तो सब कह चुके हैं, हुती ने भी कह दिया, हिजबुल्लाह ने भी कह दिया कि अगर हमास के ऊपर हमले बंद हो जाएंगे तो हम बिना शर्त बंद कर देंगे अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमास का बंद हो जाए। अब सवाल ये है, जैसा जनरल साहब ने कहा कि टू नेशन थ्योरी के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। आई ऑल्सो एग्री विद। एक जमाना था 1967 से पहले इसराइल टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता था। ये 67 के बाद चेंज आया है। क्यों चेंज आया है? क्योंकि 1982 में जब हिजबुल्ला बना और 1987 में जब हमास बना, इन दोनों के चार्टर में क्या है कि यहूदियों का अस्तित्व खत्म कर दो, हम इजराइल देश को नहीं मानते। अब जो मीडिएटर होगा वो मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जो दो इन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में से इस सेंटेंस को, जो ओपनिंग सेंटेंस है, निकलवा सके। अब वो कौन होगा? वो अगर कोई होगा तो वो मुस्लिम वर्ल्ड का ही होगा, और मुस्लिम वर्ल्ड में इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग लीडर मुझे कोई नजर नहीं आता। तो ये तो एक बात हो गई कि डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली इमीडिएटली, जैसा सर ने कहा, वो पॉसिबल दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर ये ऑल आउट वार होता है, ऑल आउट वार का मतलब क्या है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है लेबनान में, या हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है इजराइल में। अब आप मुझे समझिए, हालांकि हिजबुल्लाह हमास के मुकाबले, खुद इजराइल कहता है, 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हिजबुल्लाह को हमास के मुकाबले हराना 10 गुना ज्यादा आसान है। अब ये आप कहेंगे आप कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? सुनिए, कारण ये है कि हिजबुल्लाह में, यानी कि लेबनान के अंदर उस तरह का अंडरग्राउंड सुरंगों का नेटवर्क नहीं है जैसा गाजा में था, नंबर 1। नंबर 2, वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, यानी कि वहां पे इजराइल के जो टैंक्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन मिलेगी, और एक टैंक 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा एज कंपेयर टू द बिल्ट-अप एरिया इन गाजा। और सबसे बड़ी बात, वहां पे सुन्नी भी है, वहां पे शिया भी है, वहां पे क्रिश्चियन भी है। वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उस तरह का शील्ड नहीं देंगे, ह्यूमन शील्ड, जैसा हमास को पैलेस्टीनियन ने दिया, यानी कि उनका कोई बचाव नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ताकतवर होने के बाद भी हिजबुल्लाह को हराना हमास के मुकाबले ज्यादा आसान होगा। तो कौन से ग्राउंड ऑपरेशन में या कौन से इमेजिनरी वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं? और अगर दूसरे देश आते हैं ऐसे में हिजबुल्लाह की मदद करने, रशिया है या चाइना है, पहली बात तो उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। हमने देख लिया सब जगह। और अगर काम आ भी गई तो फिर अमेरिका इंटरव्यू करेगा। उसने पूरी तरह से साफ साफ बता दिया है कि मेरी आयरन क्लेड फ्रेंडशिप है इजराइल के साथ, क्योंकि मैंने ही 1948 में एक अपडेट भी है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला बोला है, और जिसके बारे में कहा भी जा रहा था कि इजराइल तो पलटवार करेगा ही। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह पर बम बरसाए हैं, एक के बाद एक। 2 इलाकों में हिजबुल्लाह के सर्विलांस सेंटर खत्म कर दिए गए हैं, और यहाँ जो अलग अलग हिस्सों में जो हमले हुए हैं, कमांड सेंटर, आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर ही हमला कर दिया, यानी कि हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तौर पर इजराइल की तरफ से ही हमला किया गया है। अच्छा, एक तरफ तो हमलों की बात आ रही है, मेजर जनरल माथुर, चूंकि अभी मैंने सवाल किया कि अगर इन देशों के बीच में युद्ध को रोकना है तो गाजा में चल रहे युद्ध को रोकना होगा, वहां शांति वार्ता में सहमति बननी होगी। कल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। करीब 10 महीने बाद हमास ने बंधक को, इजरायली बंधक को छोड़ा, और फिर कैसे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कैसे परिजनों के चेहरे पर खुशी थी। नेतन्याहू ने उनसे बात भी की, नाम था उनका फरहान अल कादी। तो वो जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैली हैं। अगर हमास ने इजरायली बंधक को छोड़ा है तो क्या ये कोई पॉजिटिव साइन हो सकता है क्या? यानी जो हम गाजा में युद्ध रुकने की बात कर रहे हैं, क्या उस पर कोई बात बन भी सकती है क्या? और उधर जो अभी खबर हमने बताई कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर ही हमला बोल दिया।
हाँ, देखिए रचना, जहां तक सवाल गाजा का है, एक्चुअली प्रश्न सिर्फ गाजा ही है, क्योंकि गाजा पे इतना जबरदस्त हमला हुआ है, इसकी वजह से बाकी लोग या ईरान समर्थित लोग हैं, वो इसमें इसका समर्थन कर रहे हैं और इसके समर्थन में लड़ाई में कूद गए हैं। देखिए क्या होता है कि ये निर्णय इजराइल को लेना है। अगर इजराइल इस बात पे अड़ा रहेगा कि जब तक वो हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर लेता, तब तक वो किसी भी किस्म के सीज फायर पे विचार नहीं करेगा, जो कि वो आज तक कहते आए हैं। तो मुझे लगता नहीं है जब तक ये आपका वो रहेगा, क्योंकि हमास को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हमास जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास एक विचारधारा है, और विचारधारा को आप हथियारों से समाप्त नहीं कर लेकिन फिर ऐसे तो युद्ध खत्म ही नहीं हो पाएगा ना। रचना, एक सेकंड में वन सेकंड मोर। तो उसमें क्या है कि इजराइल इस बात का निर्णय करेगा कि हमास को खत्म कब माना जाए, जब उसकी लीडरशिप पूरी खत्म हो जाए, जब आप उसको इतना नुकसान पहुंचा दें कि आने वाले 20 सालों में वो अपना सर ना उठा सके। तो मुझे लगता है कि वो इजराइल के लिए हमास का खात्मा माना जाएगा, और उस समय कोई बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन जब तक टू स्टेट थ्योरी नहीं होगी, ईरान अभी भी कह रहा है कि हम इजराइल को मानते ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर टू स्टेट थ्योरी हो जाए और इजराइल रीजनेबली अश्योर हो जाए कि गाजा को, हमास को इतना नुकसान पहुंचा दिया गया है कि वो आने वाले 20-25 सालों में मुंह नहीं उठा सकता, तब कहीं जाकर के मुझे लगता है कि यहाँ पर शांति हो। कर्नल टीपी त्यागी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? मेरा ये कहना है कि इजराइल ने तो सॉफ्ट कर दिया है अपना स्टेट। शुरू में उसका कहना ये था कि मैं हमास को खत्म करूंगा, बाद में बोलते थे कि मेरे रिफ्यूजी, मेरे जो हॉस्टेजेस है, जो बंदी है, वो वापस किए जाए। अब उसके स्टैंड में चेंज ये आया कि उसने ये कह दिया कि अगर मेरे हॉस्टेजेस वापस कर दिए जाए तो मैं युद्ध को बंद करने के लिए, कंसीडर करने के लिए तैयार हूँ। तो ये वाला इशू से ज्यादा इशू ये है, इससे ज्यादा बड़ा इशू ये है कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, 14 किलोमीटर का वो बफर जोन, जिसके थ्रू इजराइल में इजिप्ट से होते हुए 500 टन सीमेंट और लोहा आता था हमास के पास, वो कहता है इजराइल के मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसने कहा कि अच्छा मैं छोड़ दूंगा, मैं पूरी तरह से नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मेरी थोड़ी फौज वहां पे रहेगी। ऐसे ही जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसमें भी उसने कहा कि मैं अपनी पूरी तरह से प्रेजेंस खत्म नहीं करूंगा। यानी कि इजराइल ने अपने स्टैंड को सॉफ्ट कर लिया दोनों कॉरिडोर में अपनी सेना को कम करने के लिए, लेकिन ये तैयार नहीं है। फिर एक दूसरी बात, एक शर्त जो बीच में अटक गई, वो ये, उसने कहा कि साहब जो साउथ में गाजा के अंदर डिस्प्लेस हुए थे उनको मैं वापस नॉर्थ में आने दूंगा। इजराइल ने कहा ठीक है आने दीजिए, लेकिन हम उनका तलाशी लेंगे। हमास ने इसके ऊपर अटक गया कि नहीं, हम तलाशी नहीं लेने देंगे। अब मुझे ये बताइए कि जब आप दोनों कंट्रीज का दोनों, एक तो कंट्री है ही नहीं, जब आप हमास और इजराइल का देखते हैं तो हमास की शर्तें जो है वो इलॉजिकल नजर आती है किसी आदमी को चेक करने के लिए कि वो आतंकी ऐसा है, लगता है ना, नॉर्मल ऐसा लगता है ना कर्नल त्यागी, लेना जरूरी है। शर्तें बदलती जा रही हैं, युद्ध की स्थिति और ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, और इस युद्ध का अभी दूर तक भी खत्म होने के आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। उधर गाजा, जहां हमास को खात्मे के लिए लगातार आईडीएफ आगे बढ़ रही है, इधर ईरान इजराइल के बीच में टकराव, और ईरान के जो प्रॉक्सी देश हैं वो रह रहकर इजराइल की तरफ आंखें उठाकर भी देख रहे हैं। अब तो अटैक भी होने लगे हैं और इजराइल एक एक करके सभी का पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। यानी स्थिति भीषण है, और इसीलिए जब इस तरह की सिचुएशन पर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है क्या। कर्नल त्यागी, मेजर जनरल माथुर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। One final opportunity. A Starlet, Sector 152,